Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हो गया हुआ हेलो जी मुझे इधर हाँ। हमको लगता है सब लोग फोटो ले लिए होइएगा। हाँ थैंक यू भैया। यार तो तुम तो हेडमास्टर की तरह कर रहे हो, उठ जाइए बैठ जाइए। पहले तो सर आप आधा घंटा लेट आए। चलिए शुरू सबसे पहले जो लोग बैठ जाए देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि इस देश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय है। आप लोग आ जाइए प्लीज, आ जाइए। यहाँ पीछे कोई मत रहिए भाई। न्याय यात्रा 14 जनवरी से इम्फाल से शुरू होने जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि चुनाव के मद्देनजर एआईसीसी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को बिहार के लिए नियुक्त किया गया है। हम सभी इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में बिना कोई रस्म अदायगी किए हुए मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करता हूं आलोक शर्मा जी को, जो विस्तार से इस यात्रा के उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम सभी ध्यान पूर्वक इनकी बातों को सुने। इसको बढ़ा दें। आप इधर आ जाइए, कहीं बैठे रहिए। थैंक यू भैया। सुनो ना, सबसे पहले तो मैं इस बिहार की भूमि जो तपस्या और बलिदान के लिए जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हुए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस भूमि पर मुझे दो शब्द बोलने का मौका उन्होंने आज दिया। और कांग्रेस पार्टी का जो बिहार का पूर्ण शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर, एमएलए, एमएलसीज, पूर्व मंत्री, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे सीनियर लीडर्स, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ पर बैठकर बोलने का मौका दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने प्रेस के बंधुओं को माफी के साथ, जो विलंब हुआ उसकी माफी के साथ, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इतनी भरी सर्दी में आए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, इसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा कि किस तरह से 10 साल में, जो पिछले 10 साल रहे हैं, वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया।
2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य प्रश्न जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है, जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस सरकार जिस देश की भ्रष्ट होती है उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं। जो मर जवान मर किसान भाइयों बहनों मित्रों का नारा देकर आए थे, आज वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 35 रुपए में मिलेगा, डीजल मिलेगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, और जो इनकम टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी हैं जिनका इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता है, वो चाय पर चर्चा करते हुए जुमले छोड़कर चले गए। आज वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर बोलने को तैयार है। हर दिन नया एजेंडा आता है, हर दिन नए विषय उठाए जाते हैं। अन्याय चारों तरफ आर्थिक आधार पर व्याप्त है। आज अन्याय का आर्थिक आधार पर हालत यह है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय जो 32 रुपया प्रति दिन थी 2014 में, वो घटकर 27 पर आ गई। आज हालत यह है कि किस तरह से आज 86 रुपए के करीब $1 की कीमत चली गई है, और पेट्रोल डीजल जब मन आता है सैकड़ा पार करके चला जाता है। कोई भी राज्य का चुनाव आता है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए हैं जो ये आर्थिक अन्याय हुआ है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए। आज बेरोजगारी 45 वर्षों की हाईएस्ट है। एक किसान की आत्महत्या अगर आप देखें तो हर 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। घरेलू जो बचत है वो लगभग 50 वर्षों में लोएस्ट है, डोमेस्टिक सेविंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन चक्काचौंध की दुनिया ऐसा बनाया जा रहा है कि सब चंगा सी। चीन को क्लीन चिट देनी हो, चाहे कोई भी चीज हो जो मुख्य मुद्दा बनने की हो, उसके अगले दिन कोई अलग न्यूज आकर किसी भी रूप में उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज हालत यह है कि असमानता जो रिसोर्सेज की है और जो कमाई की है, संसाधनों की भी और कमाई की भी,
लगातार बढ़ती चली जा रही है और केंद्र सरकार की जो मित्र मंडली, व्यापारिक मित्र मंडली है, वो अमीर से और अमीर होती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं, इनको एड्रेस जिस तरह से सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही। दूसरा जो विषय अन्याय का है वो सामाजिक स्तर पर है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत बड़ा नारा था, लेकिन आज हालत यह है कि 1 घंटे में कई रेप इस देश के अंदर होते हैं। महिलाओं अत्याचार पर आज हिंदुस्तान में 1 घंटे में 51 FIR होती है, 51 FIR इन 1 आवर। अभी NCRB के आंकड़े आए तो उत्तर प्रदेश, जो इनका डबल इंजन का राज्य है, वो देखिए किस तरह से महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, लेकिन ये पहली निकम्मी सरकार है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, जो बलात्कारियों पर FIR के लिए महिलाओं को, हमारी जो पहलवान बहनें हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तब FIR होती है। कठुआ हो, कुलदीप सेंगर हो, हाथरस हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बचाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की। सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों के ऊपर किस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। SC ST के ऊपर जो FIR हैं 2014 की तुलना अगर 2019 में आप करेंगे और 2019 से अगर 2024 में करेंगे, SC और ST के ऊपर लगभग 49% जो अपराध की संख्या है, लगभग 50% वो बढ़ गई। यही कहते थे बहुत हुआ दलित पर अत्याचार, बहुत हुआ ट्राइबल पर अत्याचार, और हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए और हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिए। ये इन्हीं की भाषा थी। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के ऊपर, गरीब के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है, और केवल देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। किस तरह से बड़े बड़े नारे दिए गए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटियों के साथ क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया फंड को प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, निर्भया फंड के पोस्टर और होर्डिंग में खर्चे किए जाते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। तमाम चीजों के जो महिला पर अत्याचार को रोकने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उसको चुनाव के प्रचार में और तमाम चीजों में खर्च किया जाता है। किस तरह से किसान हो, महिला हो, दलित हो, कोई भी आंदोलन होता है, आज देश के अंदर उस आंदोलन को किस क्रूरता के साथ कुचला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। किसानों का आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस लाद दिए गए। किस तरह से उनके ऊपर अन्याय करते हुए जगह जगह लाठीचार्ज हुआ, और जो 3 काले कृषि कानून थे, वो तीनों काले कृषि कानून इनको मजबूरन फिर बाद में मजबूरी में वापस लेने पड़े। नहीं तो इन्होंने तो अपने जो व्यापारी मित्र हैं उनका फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने तो अपने कदम उठा दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें, कोरोना भी इसी समय पर रहा। गंगा के किनारे हमने लाशों को तैरते देखा, उनको अंतिम संस्कार नहीं मिलते हुए देखा। WHO कहता है लगभग 47 लाख मृत्यु कोरोना में हुई, और हर तीसरी मृत्यु कोरोना काल की, वर्ल्ड की, विश्व की, वो भारत में रही। क्या कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में जो मृत्यु हुई, उसके लिए सरकार ने कुछ किया? बड़े बड़े वायदे उस समय पर किए गए। कोरोना वॉरियर्स को अन्याय झेलना पड़ा। जिन लोगों ने कोरोना के समय पर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, उनको तनख्वाहें नहीं मिली, उनके ऊपर पुष्प वर्षा तो की गई,
केवल मीडिया इवेंट बनाने के लिए, लेकिन वास्तव में जो कदम उठने चाहिए थे वो कदम नहीं उठे। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए इस देश में, लेकिन नहीं मिल रहा। आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। और आज हालत यह है कि आज तो राजनीतिक न्याय के लिए भी सांसदों को कहीं ना कहीं संसद की दहलीज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरह से दरवाजा खटखटाना पड़ रहा। मैं समझता हूं कि पहले एक बार मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए। मुझे यह भी पता है कि आपके पास क्या सवाल है, मैं आ रहा हूं उस पर भी, न्याय पर अभी उसी चीज पर आ रहा हूं। लेट इट कंप्लीट भाई। आज जिस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, कल ही निर्णय एक महाराष्ट्र विधानसभा से संबंधित वहां के स्पीकर का आया। राजनीतिक न्याय की अगर आप बात करें, गवर्नर्स के रोल को आप देखिए, जांच एजेंसियों के रोल को देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो। आज हालत यह है कि केंद्र सरकार, वो फिल्मी डायलॉग था ना कि भगवान का दिया सब है, पैसा भी है, पावर भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है। 96% जो जांच है वो विपक्षी दलों की होती है, और जो भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी जांच रुक जाती है, धीमी कर दी जाती है। और छगन भुजबल जैसे लोग जो जेल काट कर आते हैं उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं। और वो जो चक्की पिसिंग वाले लोग हैं, उनको महाराष्ट्र के खजाने की चाबियां दे दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी एक बिल्किस बानो का निर्णय आया। मैंने सामाजिक न्याय में इसलिए नहीं लिया क्योंकि बीजेपी ने उसका राजनीतिक दुरुपयोग बहुत किया उस निर्णय का। किस तरह से जब गुजरात के अंदर चुनाव था तो बलात्कारियों को छोड़ दिया गया ताकि पोलराइजेशन हो, ताकि एक वर्ग को, विशेष को एक मैसेज दिया जा सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात सरकार के निर्णय और जिसमें गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व था, लताड़ लगाई, तो किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर डिबेट कर ले। वो किसी ने सवाल नहीं पूछे उसके ऊपर। सवाल भी आज विपक्ष से ही पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्याय में कुछ लोग जो शामिल हैं उनको भी सोचना होगा कि अन्याय की डगर आने वाले समय में उन तक भी पहुंचेगी। राजनीतिक अन्याय का आज हालत यह है कि 150 सांसदों को बाहर कर दीजिए और चुपचाप आईपीसी में बदलाव कर दीजिए। चुपचाप ऐसे ट्रैफिक के ना कानून ले आइए, नियम ले आइए कि 10-10 साल हम ट्रक के ड्राइवर्स को जेल में डाल देंगे, और जब चक्का जाम होता है तो तुरंत यू टर्न ले लिया जाता है। अन्याय जम्मू कश्मीर के साथ भी हो रहा है। 2014 के बाद वहां चुनाव नहीं हुए। अन्याय मणिपुर के साथ भी हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए 16-16 केंद्र के मंत्री जाकर मणिपुर में वोट मांगते हैं, और उसके बाद चाणक्य और विश्वगुरु दोनों गायब हो जाते हैं। उन 2 बच्चियों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ जिनको नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया। वही चाणक्य वहां पर 2 दिन मणिपुर में बैठे रहे और उनको पता भी नहीं चला। हालत यह है कि जब मणिपुर के ऊपर संसद में चर्चा होती है तो विश्वगुरु कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और ठहाके लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष के ऊपर मीडिया के सवाल आते हैं कि विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। आप मणिपुर पर भी सही पूरी तरह से गंभीर नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट पर गंभीर नहीं, आप जम्मू कश्मीर पर गंभीर नहीं, आप केवल और केवल वोट की बात करते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में आज अन्याय व्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के दर्जनों, सैकड़ों ऐसे निर्णय हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धूल छांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस ईडी की कंधे पर बैठकर इस सरकार चलती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस ईडी का डायरेक्टर जो है वो पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से उसकी एक्सटेंशन हुई।
लेकिन आज भी कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ ये सरकार खड़ी हुई कि जब भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आज भ्रष्टाचार हो, आज अफसरों के साथ भी किस तरह का, जो वास्तव में अफसर अच्छे अफसर हैं, उनके साथ किस तरह के व्यवहार हैं, किसी एक वर्ग विशेष के अफसर को तमाम पदों पर क्यों बैठाया जा रहा है, अन्याय अधिकारियों के साथ भी हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब चाइना के ऊपर क्लीन चिट देते हैं तो उन सुरक्षा बलों के, बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों के साथ और उनके परिवार के साथ भी अन्याय हो रहा है। आप केवल जाति और धर्म की बात करेंगे, केवल भारत और पाकिस्तान की बात करके वोट बटोरना चाहेंगे तो ये पूरे देश के साथ भी अन्याय हो रहा है। और यही कारण है कि इस अन्याय से किस तरह से निजात मिले, उसका एक ही तरीका है कि लोगों तक पहुंचा जाए। माननीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल जी और पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन तमाम चीजों को लेकर बहुत चिंतित है और पूरे देश के हर वर्ग के अंदर चिंता व्याप्त है। उसी को लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में भी हमारे पत्रकार बंधुओं का, हमारे मीडिया के साथियों का बहुत योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा कि हमारे मूल भावना को जनता तक पहुंचाया जा सके। और खास तौर पर क्षेत्रीय मीडिया इसमें बहुत अच्छी अपनी भूमिका उसने पहले भी निभाई और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी निभाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। अपनी मैंने मुख्य बातें रखी आप लोगों के सामने। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक तरफ समाज में त्राहिमाम है और एक तरफ चंगासी का नारा दिया जा रहा है कि सब ठीक ठाक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी करना है कि किस तरह से हमारी बात को किस रूप में आगे पहुंचाया जाए। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 14 तारीख से इम्फाल से हमारी यात्रा शुरू हो रही है और अभी तो हालत ये थी कि मणिपुर और नागालैंड जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां से परमिशन देने में भी ये लोग डरते हैं क्योंकि डरपोक सरकार है। देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से, मीडिया के साथियों से इतना डरते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में आज तक नहीं कर पाए हैं। मन की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं इस देश के उसकी बात नहीं करते हैं। 140 करोड़ का देश है, आज किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, कितने युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए आज उन्होंने रोजगार की उम्मीद छोड़कर वो घर पर बैठ गए हैं। 50 साल 45 साल का बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों का और हमारा सबका ये फर्ज है कि हम मूल मुद्दों को जनता तक पहुंचाएं। मेरा मूल वक्तव्य समाप्त हुआ। मैं केवल एक न्याय योद्धा के ऊपर और बात करना चाहूंगा। इस यात्रा में जो भी साथी हमारा साथ देंगे उसको हमने न्याय योद्धा की संज्ञा दी है और जो भी न्याय योद्धा किसी भी रूप में इस यात्रा में अपना सहयोग देना चाहें, पैदल चलना चाहें, किसी भी रूप में सहयोग देना चाहें, उसका एक मिस्ड कॉल का नंबर है जो आपको प्रेस रिलीज में भी हम देंगे, 9891802024। मैं पुनः हिंदी में रिपीट करता हूं, 9891802024 ये सेंट्रलाइज नंबर है। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति जो हमारी भावनाओं से इस यात्रा से प्रेरित होकर इसमें सहयोग देना चाहता है किसी भी रूप में, वो सादर आमंत्रित है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो पूछें। 14 तारीख से मकर संक्रांति से, देखिए बिहार में 2 बार, एक बार वेस्ट बंगाल से अंदर एंटर करेगी यात्रा और एक बार झारखंड से एंटर करेगी। दोनों एग्जैक्ट डेट्स 1 या 2 दिन में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी
क्योंकि परमिशंस की दिक्कत रूप में कोई बदलाव आएगा। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में बिहार में एंट्री और एग्जिट की दोनों चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। और वैसे भी मैं अब लोकसभा तक आप लोगों के बीच में रहूंगा ही। हम लोगों की क्या चीज, देखिए रात्रि विश्राम तो रहेंगे ही, अगर 3 दिन 4 दिन चलेंगे तो। नहीं, ऐसा है, पहली बार जो यात्रा आ रही है वो 27 या 28 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी और ये रात्रि विश्राम उनका होगा 2-3 बार, पहले राउंड में, फिर वापस बंगाल चले जाएंगे बाकी दिन से। रात्रि विश्राम भी रहेगा और एग्जैक्ट क्योंकि 27 और 28 का है, मुझे लगता है 1-2 दिन का हम कोई गलत खबर दें उससे बेहतर है कि एग्जैक्ट बताया जाए। तो बिहार में कौन कौन से जिले को टच कर, सीमांचल का 4 जिला में कल हम लोग मीटिंग किए हैं, उसमें कोई गलत खबर नहीं। मैं समझता हूं कि एग्जैक्ट जिला आपके पास व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, पूरा डॉटेड करके आप उसको ले लीजिए, अभी मैं आपको दे दूंगा, पूरी यात्रा का ही दे दूंगा, 15 के 15 राज्यों का। पहले भारत जोड़ो यात्रा पर अगर कोई सवाल है तो वो कर लेते हैं। मेरे सवाल खड़े किए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा गोंडा भी नहीं जा रही है, वो डरते हैं कि अगर वो वहां जाएंगे शिव भगवान की पूजा करेंगे तो उनसे मुस्लिम वोट बैंक छटक जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई सवाल है तो पूछते हैं पहले। निशिकांत दुबे हमारी यात्रा का रूट तय थोड़ी ना करेंगे, हमारी आस्था का विषय है, हम कहाँ कब कितनी पूजा करेंगे, किस भगवान की करेंगे, निशिकांत दुबे जैसे विक्षिप्त मानसिकता के लोग बताएंगे क्या हमें? मैं उत्तर भी देना उचित नहीं समझता। सर, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, बक्सर में 1 साल से आंदोलन चल रहा है, दोषी कौन है? देखिए, यहाँ के लोकल विषय के बारे में क्या आंदोलन है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप जरूर अध्यक्ष जी से बात कीजिएगा, वो जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए, उसमें भी आपने बैठक किया था, राम मंदिर में भी आपको बैठक कर रहे हैं, तो ये क्या करने हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि पहले बीजेपी को और तमाम मीडिया के साथियों को उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए जो चारों हिंदू शीर्ष शंकराचार्य उठा रहे हैं। क्या उनके उत्तर मिल गए हैं? क्या निशिकांत हो, चाहे मोदी जी हो और तमाम पत्रकार बंधु हों, आज उनके सवालों के उत्तर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। यह हमारा आस्था का विषय है कि मैं कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। मैं तो हो सकता है 22 तारीख से भी पहले चला जाऊं राम मंदिर। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हो सकता है मैं सालासर पहले जाना उचित समझूं। तो मुझे लगता है कि ये ना तो कोई किसी भी रूप में राजनीतिक कार्यक्रम है, न सरकारी कार्यक्रम है, यह आस्था का विषय है। और पहले शंकराचार्य महोदय के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देश जानना चाहता है। लेकिन आपके गुजरात के नेता है अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने कहा है कि फैसले से कांग्रेस की जो गुजरात में कैडर है उसको भी नुकसान होगा, देश में भी नुकसान होगा, इस पर सोचना चाहिए फिर से। मैं समझता हूं कि जो वक्तव्य एआईसीसी की तरफ से कल आया है वो अपने आप में पूर्ण है और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तमाम तरह के अपने अपने विचार हो सकते हैं। हम अर्जुन मोढवाडिया जी के विचारों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो आधिकारिक बयान आया है वही हमारा मूल बयान। अध्यक्ष जी, बिहार में सवाल है सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से पेज फंसा हुआ है, क्या लगता है? क्योंकि आखिर जिस तरह से डिमांड हो रहे हैं 52 कांग्रेस, कहाँ से खबर आ रही है कि पेंच फंसा हुआ है? एक करके पूछिए। आपसे बात हुई होगी पर्सनल नीतीश जी की बात आपसे हुई होगी। हम लोगों की बातचीत ठीक चल रही है और हम लोग संतुष्ट हैं। आपसे अलग से कुछ बात हो रही होगी जेडीयू की, तो उसके बारे में मैं देता हूँ। देखिए, मैं इसका संक्षिप्त एक उत्तर दे देता हूँ। इंडिया किशनगंज की सीट हमारी सिटिंग सीट है
और वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ी। लेकिन जेडीयू हमारी सीटिंग आपसे कर रही है, आपसे कर रही है, हम लोगों से नहीं कर रही है। यार हम लोग की बातचीत हो रही है, काहे कि इस प्रकार का बात कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं तो फिर इसमें कहाँ नया प्रश्न आ जाता है। अब मेरे संतुष्ट होने का प्रमाण आपके पास कैसे चला है? भाई लक्ष्य का निर्धारण इम्पोर्टेंट है ना, भारतीय जनता पार्टी बनाना लक्ष्य है। हम भारतीय जनता पार्टी का उनके गठबंधन का सीटों का निर्णय हो गया, आपको खबर मिली है? भूपेंद्र कुशवाहा खुश है। अरे यार 14 तारीख में इंतजार करिए, तब हो जाएगा। फरमाश में यही जोड़ा खाइए, तब हो जाएगा। कितनी सीटों में एक हमको महत्वपूर्ण घोषणा करना है, पहले वो सुन लीजिए। हम लोगों की मीटिंग हुई थी, पीसीसी, सीएलपी, प्रभारी, और मीटिंग लिया था खड़गे साहब ने, राहुल जी की उपस्थिति में, प्रियंका जी की उपस्थिति में। वहां निर्णय हुआ था, वार रूम एआईसीसी ने बनाया है, सभी राज्यों में वार रूम बनना है चुनाव के मध्य में। और हम लोगों ने यहाँ फैसला किया है कि आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी को वार रूम का चेयरमैन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। जी, मैं इसको सेकंड, और सीएलपी साहब ने सेकंड किया। बाकी जो 3 को चेयरमैन, उसका घोषणा हम लोग बाद में। थैंक यू। कितने सीट पर लड़ेंगे चाहिए तो बता दीजिए। आप मिलिएगा हमसे, अगर आप कहीं अप्लाई किए हैं तो मिलिएगा हमसे। आपसे अलग से कुछ बात हो रही होगी जेडीयू की, तो उसके बारे में मैं देता हूँ। देखिए, मैं इसका संक्षिप्त एक उत्तर दे देता हूँ। इंडिया किशनगंज की सीट हमारी सिटिंग सीट है, और वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन जेडीयू हमारी सीटिंग आपसे कर रही है, आपसे कर रही है, हम लोगों से नहीं कर रही है। यार हम लोग की बातचीत हो रही है, काहे कि इस प्रकार का बात कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं तो फिर इसमें कहाँ नया प्रश्न आ जाता है। अब मेरे संतुष्ट होने का प्रमाण आपके पास कैसे चला है? भाई लक्ष्य का निर्धारण इम्पोर्टेंट है ना, भारतीय जनता पार्टी बनाना लक्ष्य है। हम भारतीय जनता पार्टी का उनके गठबंधन का सीटों का निर्णय हो गया, आपको खबर मिली है? भूपेंद्र कुशवाहा खुश है। अरे यार 14 तारीख में इंतजार करिए, तब हो जाएगा। काहे फरमाश में यही जोड़ा खाइए, तब हो जाएगा। कितनी सीटों में एक हमको महत्वपूर्ण घोषणा करना है, पहले वो सुन लीजिए। हम लोगों की मीटिंग हुई थी, पीसीसी, सीएलपी, प्रभारी, और मीटिंग लिया था खड़गे साहब ने, राहुल जी की उपस्थिति में, प्रियंका जी की उपस्थिति में। वहां निर्णय हुआ था, वार रूम एआईसीसी ने बनाया है, सभी राज्यों में वार रूम बनना है चुनाव के मध्य में। और हम लोगों ने यहाँ फैसला किया है कि आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी को वार रूम का चेयरमैन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। जी, मैं इसको सेकंड, और सीएलपी साहब ने सेकंड किया। बाकी जो 3 को चेयरमैन, उसका घोषणा हम लोग बाद में। थैंक यू। कितने सीट पर लड़ेंगे चाहिए तो बता दीजिए। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।